दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग सीसीआरएस से रिलेटेड सारे वीडियो को देख रहे हैं और सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है और आपको ये लास्ट पार्ट है आपको मैथ्स का। लगभग आपको 10 to 11 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है मैथ्स के लिए, और आपके लिए जीके का भी काफी सारा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है और आपको जीके रीजनिंग और इंग्लिश भी प्रोवाइड करवाया गया है। लेकिन आपको मैथ्स और जीके काफी सारा वीडियो आप लोगों को मिला है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये इस पार्ट को मैंने आप लोगों को बताया, जो पीडीएफ आप लोगों को दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे, उसका आपको 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा चुका है। आज हम लोग 26 से 50 तक देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग इतना ही क्वेश्चन टोटल को एक साथ ही देख लें और आप लोगों को ये काफी पसंद भी आएगा और हम लोग इस सेशन के माध्यम से काफी कुछ सीखेंगे भी। उसमें हम लोग आपको टाइम एंड डिस्टेंस से और प्रॉफिट एंड लॉस से, उसके बाद एवरेज से, ये सब सारे से क्वेश्चन हम लोग देखे थे। लगभग आपको हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन था। इस सेशन में हम लोग देखेंगे आपको परसेंटेज से, आपको मेंसुरेशन से, आपको कुछ मेंसुरेशन से हो गया, उसके बाद आपको कुछ नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और भी कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आपको होंगे। तो इसमें हम लोग सारे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन था, आराम से आप लोग वीडियो को रोक करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग पहले सॉल्व किए ही होंगे, तो अभी आपके पास उतना समय नहीं है। डायरेक्ट देखिए मैं आपको कैसे आपको सॉल्व इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु को खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पे। उसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिए। उसके बाद यदि उसके पास आपको 1400 रुपया शेष बच गए हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना होगा। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो इसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले उस आदमी का धन मान लीजिए 100 यूनिट था उसके पास। ठीक है, 100 यूनिट था यानी 100% था। इसमें क्या किया, ये 20% आपको वस्तु खरीदने में दे दिया, तो बचा क्या इसके पास 80%। 80% का 5% यहाँ पे बोल रहा है, देखिए शेष का, तो 5% इसका 80 का 5% कितना हो गया 4 रुपया यानी 4%। तो बचा कितना इसके पास 76। अब 76 आपको परसेंट बचा हुआ इसका अपना शेष राशि। अब करा उसने 120 रुपया दान दिया और उसके बाद 1400 रुपया शेष बचा। अगर हम ये 120 और 1400 को ऐड कर ले तो ये 76% के बराबर नहीं हो जाएगा, होगा यानी 76 यूनिट के बराबर आपको ये कितना आ गया 1560 रुपया। अब बोल क्या रहा, उसने उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना होगा, तो परिवहन पर ये 4% ही खर्च किया था, 5% था, तो लेकिन बोल क्या रहा है शेष का, तो शेष का ये तो 4%। अगर 4 यूनिट आप निकाल दोगे वैल्यू तो आपका सॉल्यूशन काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये 2 टाइम्स में यानी 20 टाइम्स में आपको ये कट जाएगा। उसके बाद बचा क्या 20 यानी 4 में आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा यानी आपको 80 रुपया ये इस पे खर्च किया था, किस पे, परिवहन पे। एक बार मैं आपको खुद से फिर से समझाता हूं। देखिए, पहले इसका 100 रुपया यानी 100% था, उसमें से ये क्या किया 20 रुपया यानी 20% खर्च कर दिया। 20% खर्च कर दिया तो अब बचा क्या 80%, और 80% का यहाँ पे शेष बोल रहा है। शेष का ये क्या कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर रहा है, यानी कितना परसेंट खर्च किया, ये टोटल 4% ही खर्च किया टोटल में से। अब क्या करा, ये टोटल 4% खर्च कर दिया तो बचा कितना 76, और 120 रुपया दान देता है, 1400 रुपया बचता है, तो टोटल अगर दान नहीं दिया तो उसके पास बचेगा कितना यानी 1560 रुपया, और 1560 रुपया ही तो इस यूनिट का वैल्यू है। और इसके बराबर यानी 1 यूनिट बराबर हम लोग निकाल लिए 20, तो 4 यूनिट बराबर कितना 80। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ये रहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है आपको ऊपर नीचे हुआ है, तो आप लोग लेकिन क्वेश्चन वही है हूबहू जो पीडीएफ में आप लोग को दिया गया, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बताइए कितना होगा।
ये वर्ग देखिए, ये जो सर्कल है इसी में आपको वर्ग बनेगा, वर्ग जो बनेगा तो अब वर्ग का विकर्ण और वृत्त का जो आपको व्यास है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो त्रिज्या आपको 8 दिया हुआ तो व्यास क्या हो जाएगा वृत्त का 16, और ये d बराबर यानी किसका, ये इसका विकर्ण, इसका विकर्ण यानी वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, बट आपको a स्क्वायर होता है तो √2a, यानी हम लोग यहां से a ऐसे निकाल सकते हैं, a बराबर d अपॉन √2 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो एरिया निकल जाएगा, यानी आपका ये इसका व्यास और इसका विकर्ण क्या होगा इक्वल होगा, यानी d के जगह पे आपको क्या आ जाएगा 16 और √2 यहाँ पे 16 है 1 है और इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका इसका एरिया निकल जाएगा, यानी आपको कितना निकल गया 256/2 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है, कर आपको इतना बराबर ये दिया हुआ और ए बी आपको परिमेय संख्या है, तो बताइए आपको a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट कर लेंगे, यानी इसके बराबर यानी √2 के साथ जो भी आपको कोफिशिएंट है b है तो इसके इक्वल कर लेंगे। मान के चलिए a प्लस बी इक्वल टू 2 + 3 है, a के बराबर b मान ले, a के बराबर मतलब 2 मान ले, b के बराबर 3 मान ले, तो बात हमारे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कर सकते हैं, तो यानी हम इक्विवेलेंट क्या कर लिए, सबको बराबर मान लिए, यानी a बराबर आपको निकल गया 3 और b √2 इक्वल टू आपको कितना आ गया a - 1 √2। ठीक है, √2 कट गया, b बराबर आपको कितना आ गया a - 1। यहां से आप b फाइंड कर सकते हैं, a का वैल्यू कितना है 3 - 1 2 और a प्लस b आपको मांग रहा था, काफी इजी क्वेश्चन था, तो 3 + 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 4 नंबर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ P तथा Q से चलती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। उसके बाद आपको करेंगे यदि Q से आगे एक बिंदु R पर मिली तो QR की कितनी दूरी होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको देखिए, ये P और Q का जो आपको डिस्टेंस है ये आपको 27 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, P और Q, और दो ट्रेन है आपको, एक 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चल रही है। ठीक है, ये आपको स्पीड हो गया। अब क्या कर रहा है, आपको ये घंटे से एक साथ P Q से चलती है और एक ही दिशा में, यानी आपको ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, और यहां जाकर के एक तीसरे पॉइंट पे ये जाकर के मिलती है, और कहां पे, तो R पे। तो आपसे पूछ रहा है ये QR का डिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं हम लोग X मान लेते हैं। तो आप एक बात बताइए, यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस कवर किया कौन P, तो जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां तक कवर करने में लगा। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी आपको डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन आपको स्पीड, और ये टाइम आपको क्या है कांस्टेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 27 + x, ये आपको कौन दूरी तय किया, आपको P R तक गया है, यानी आपको इसका आपको क्या है स्पीड 24। उसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, यानी x/18 इतना, तो आपको डायरेक्ट यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 6 से काट दीजिए, 6 × 4 = 24 × 7 = 18, यानी इसको सॉल्व कीजिए 81 + 3x = 4x। अब आपको x का ही तो ये वैल्यू निकालना था, यानी 81 किलोमीटर आपको निकल गया। यहाँ पे रहा आपका ऑप्शन। या फिर आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, ये तरीका तो आप बहुत ज्यादा वेस्ट है। या देखिए आपको इसको कुछ टाइम लगा होगा, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए 18t और ये 27 किलोमीटर के आपको बराबर हो जाएगा, यानी 6t बराबर आपको कितना निकल गया 27, यानी t बराबर यहाँ पे कितना निकल गया 9/2। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको कितना आपको स्पीड है ये 18, इसको निकाल दीजिए, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं 9/18 गुना 18, 9/2 गुना 18 आपको 981। तो आपको ये वाला जो मैं तरीका बताया हूँ ये काफी बेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए,
क्या कर रहा है, एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ आपको 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय कर लेती है, जबकि वही नाव की धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर की दूरी आपको इतना घंटों में तय करती है। तो उसके बाद आप बताइए धारा की गति क्या होगी। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि पूछ सकता है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। क्या कह रहा है, आपको धारा मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, धारा के अगर आपको विपरीत चलेगा तो यानी अगर ये नाव का आपको स्पीड होगा तो धारा इसको क्या करेगी, आपको धक लेगी, यानी इसका x माइनस y हो जाएगा धारा के विपरीत में। अगर आपको धारा के साथ चले, यदि धारा भी आपको इधर है और हमारा नाव भी इधर ही चल रहा है, यानी धारा का भी स्पीड क्या करेगा, आपको नाव को सपोर्ट करेगी, तो यानी x प्लस y हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको देखिए ये आपको क्या रहा, 12 किलोमीटर धारा के विपरीत, यानी 12 बटे x माइनस y, अभी हमको तो पता नहीं है दोनों का, और 18 x प्लस y, आपको समय कितना लग रहा है 3। उसके बाद क्या करा, 36 किलोमीटर आपको धारा के विपरीत, यानी x माइनस y प्लस आपको कितना 24 धारा के आपको धारा की दिशा में, यानी 24 x प्लस y इक्वल टू आपको कितना 6 दूनी 12 1 13 बटे 2। ये आपको एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करना है, हमको किसी एक को कट करना है। यदि इसमें देखिए 36 है, यहाँ पे हम 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमको इजी हो जाएगा। यानी 3 से हम इसमें क्या किए, मल्टीप्लाई कर दे, यानी आपको कितना आ गया 12 36 x माइनस y, उसके बाद आपको 54 x प्लस y, उसके बाद आपको 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, 36 x माइनस y प्लस आपको 24 x प्लस y, यहां से आपको x प्लस y निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दिए, तो ये 54 में से 24 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपको 30, और यहाँ पे आपको x प्लस y आ गया। 9 में से यानी 18 में से 13 जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 5 बटे 2, ये आपको 6, x प्लस y आपको कितना आ गया, x प्लस y आपको 12 आ गया। अब देखिए किसी में रख दीजिए, यहाँ पे ही आप रख दीजिए, या यहाँ पे देखिए आपको इजी पड़ेगा, यहाँ x प्लस y का वैल्यू आप रख दीजिएगा तो 2 आएगा, यानी आपको ये कितना आ गया 36 x माइनस y, यहाँ पे 2 आपको 13 बटे 2। यहाँ से हम लोग x माइनस y निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपको लॉन्ग पड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इसमें 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हो, यानी आपको 9/2 आ जाएगा। ये आपको 4x माइनस y आपको कितना आ गया, आपको ये 8, यहां से x प्लस y कितना आ गया आपको 12। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है y धारा के विपरीत दिशा में, तो यानी इसको घटा दीजिए, यानी माइनस आ गया और यहाँ पे माइनस, ये और ये कट गया, -2y इक्वल टू आपको -4, माइनस माइनस कैंसिल और आपको 2, आपको 2 आंसर आ जाएगा। यानी आपको द स्पीड ऑफ द करंट क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी आपको 45 मिनटों में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह दूरी आपको 48 मिनट में आपको तय करेगी। इसके अनुसार ए तथा बी के स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ देखिए आपको, वहां इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपको टाइम कांस्टेंट था, यहाँ पे आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपको s इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टी, और d क्या है यहाँ पे आपको कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस आपको जितना है उतना ही, लेकिन टाइम आपको चेंज हो रहा है तो टाइम चेंज होगा तो आपका स्पीड चेंज होगा। तो अब एक बात बताइए, जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है तो यानी आपको यहाँ पे s और t में क्या रिलेशन हो जाएगा, आपको इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी एक दूसरे का क्या होगा विपरीत होगा। तो अब एक बात बताइए, ये पहला बार में आपको क्या होता है 45 मिनट आपको समय लेता है, दूसरा बार में आपको 48 मिनट समय लगता है। ये आपको टाइम का आपको रेशियो है। अगर हम इसको कट कर दे, रेशियो बना लेते हैं, ठीक है, ये आपको कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पे 16, यानी ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपको 16 और 15 का। यहाँ पे ये यूनिट में हम बदल लिए हैं, यानी एक यूनिट का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर घंटा। आपको 5 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, यानी इसका जो
यानी पहला ट्रेन जो होगा ए, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब आपको डिस्टेंस निकालना आसान हो गया है। आप इसमें अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यानी हम क्या किए, आपको 80 45 मिनट है, इसको घंटा में बदल लीजिए, आपको घंटा घंटा कट जाएगा, 0 0 कट गया, आपको ये 3 ये 4 ये आपको 15, यानी 15 चौके 60 किलोमीटर इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस को निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, और आपको एस और टी में रिलेशन क्या बन जाएगा, आपको इनवर्सली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और आपको टाइम दिया हुआ था, यानी एक दूसरे का ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ था 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो यहाँ से हम निकाल लिए दोनों का आपको स्पीड, और उसके बाद हम डिस्टेंस निकाल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक बार खुद से सॉल्व करो। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 5 वर्षों में इतना हो जाता है, यानी इस दोनों का रिलेशन क्या हो गया, 4 वर्ष और 5 वर्ष का, ये आपको 38 40 रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं 39 36, इस दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, और ये जो डायरेक्ट हम लोग, ये आपको अमाउंट हो जाता है और ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। और आपको ये पता है जो इंटरेस्ट बराबर, यानी सीआई बराबर या इंटरेस्ट बराबर कुछ भी क्या होता है, आपको अमाउंट माइनस पी होता है। और हम डायरेक्ट यहां से अगर आर निकालना चाहे तो अमाउंट माइनस पी अपॉन आप पी कर दे इंटू 100 कर दे, तो आपका आर % निकल जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपको 6 और 96 अपॉन आपको 38 40 इंटू 100 कर दीजिए, आपका ये R% आ जाएगा। ये देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी आपको 5/2 2.5% आपका आ जाएगा। ये रहा आपका पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक बेलन की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद आपको कह रहा है बेलन की त्रिज्या या ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर जोड़े जाए जिससे कि बेलन का आयतन में उतनी ही वृद्धि हो जाएगा। तो देखिए आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, दोनों में आप एक्स एक्स जोड़ करके आप आयतन को बराबर कर लीजिए। सबसे पहले आयतन क्या है, आपको पाई आर स्क्वायर होता है इसका, यानी एक बार क्या किए हम पाई 10 में x जोड़ दिए, यानी आपको स्क्वायर इंटू एच कितना है 4, और एक बार हम क्या किए, आपको ये ऐसे ही रहने दिए और इसको 4 प्लस x कर दिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई पाई आपको कट गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, यानी आपको 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपको 20x आपको 4 यहाँ पे आपको 100 आपको 4 प्लस x, ये 4 से इसको कट कर दीजिए 25, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा 100 प्लस x, ये 100 और ये 100 कट जाएगा और x x कॉमन होकर के आपको कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचे, यहाँ पे 25x भी होगा। एक मिनट, ये 100 से आपको कटा, यहाँ पे 25 टाइम में, तो यहाँ पे ये जो होगा आपको 25 से ये आपको 100 हो गया, फिर आपको 25x हो गया, यहाँ पे 25x। तो ये देखिए 100 यहाँ से कट गया, आपको x तीनों से निकाल दिए हम, कट गया, तो बचा के यहाँ पे x प्लस 20 इक्वल टू 25, x इक्वल टू आपको 5 निकल गया। आपका ऑप्शन नंबर ए रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, उसके बाद वह अपनी मूल राशि के 9 गुनी हो जाती है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करते क्या हम लोग, यहाँ पे देखते हैं ये आपको 3 का स्क्वायर है, यानी इस स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो पावर आता है इस वर्ष में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 दूनी 6, आपको ये 6 वर्ष हो जाएगा। ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट पे ही बनाइएगा, आप फॉर्मूला लगा करके, तो आपको इतना ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक खेल का मैदान है, आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए आपको 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको 1000 रुपए का खर्च किया जाता है। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उस दर पर कुल कितने खर्च किए जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, ये जो आपको 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, और अगर इसमें हम 1000 में भाग दे दे तो इसका टोटल एरिया निकल जाएगा वो आयताकार मैदान का। आयताकार मैदान का आपको 25 से भाग दे दीजिएगा तो आपको एरिया निकल जाएगा।
और ये 25 पैसा, इसको हम लोग रुपया में बदल लिए 100 से भाग दे करके। और आपको आयताकार मैदान का आपको एरिया क्या होता है, लंबाई, और आपको चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 4 और यहां से आपको 80 आपको इसका लंबाई आ गया। अब क्या कह रहा है आपको, 50 मीटर तो इसका चौड़ाई फिक्स है, लेकिन अब आपको कह रहा है 20 मीटर बढ़ा दी जाए। तो 20 मीटर अगर आप बढ़ा दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 100, यानी आपको ये कितना आ जाएगा 5000 और 5000, और यही रुपया से, यानी आपको इतना ही रुपया आप उसमें खर्चा कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपको, इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 पैसा है, इसको रुपया में बदल लीजिए क्योंकि आपको आंसर रुपया में दिया हुआ है। इसको बदल दीजिए, आपको 25 पंचे 125 यानी 1250 रुपया इसमें आपका खर्चा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कर रहा है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके यदि 100 मीटर इंटू आपको 10 मीटर आधार वाले एक तल में जमा की जाती है, उस तल में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक करके और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए एक यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, आपको 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर, और इसका आप ये आपको क्या कह रहा है, आपको भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो यानी इसका आपको ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मतलब आपको इतना इंटू इतना, ये इसका एरिया, और इसका हम अगर आयतन निकालना चाहे तो ये आप मान के चलिए कितना वर्षा हुई, ये इतना ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदले, क्योंकि ये आपको हम क्या किए, किलोमीटर को मीटर में बदले थे, यानी आपको इसका इतना आयतन निकल गया। कितना आपको 1 2 3 4, 2 पे 4 0, इतना घन मीटर आपको इसका निकल गया आपको आयतन। ठीक है, अब कह रहा है ये मानकर 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित की गई, तो 50% इसका वर्षा मान के चलिए, ये इसका 50% आपको बूंद एकत्रित की गई, तो इसका 50% कितना निकल जाएगा आपको, यानी आपको 00 कटेगा, 00 कटेगा, ये निकाल ही दीजिए, कितना जीरो था 40 बटे आपको 100, ये 00 गया, यहाँ पे कितना आ गया 10 और इस पे 3 0। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करा, यदि इतना मीटर आधार वाले एक तल में जमा की जाती है, तो अब इससे अगर हम ये ऊंचाई निकालना चाहे और इस घन मीटर में आप क्या कीजिए, इस ये जो आयतन है इसमें डिवाइड कर दीजिए इसके क्षेत्रफल से, इसका क्षेत्रफल निकाल करके। ठीक है, इस तल के क्षेत्रफल से, तो आपका ऊंचाई निकल जाएगा। कितना, 1000 से भागा दीजिए 0010, यानी 10 मीटर इसका ऊंचाई आपको बढ़ेगा। ठीक है, पानी का स्तर आपको 10 मीटर तक बढ़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव की लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर देखिए माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है, तो इससे डायरेक्ट हम लोग क्षेत्रफल जो निकालते हैं त्रिभुज का, 4/3 माध्यिकाओं की लंबाई को जोड़ दीजिए, M1 M2 प्लस M3, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका एरिया आ जाएगा 4/3। ये याद रखिएगा, 9 + 12 कितना 21, 21 + 15 आपको 36, इसको सॉल्व कर दीजिए 18, आपको 72 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और इससे आपको त्रिभुज का एक क्षेत्रफल आप हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, ये भी होता है। बाकी आपको समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और इसको भी समझेंगे। कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपको इतना दिया हुआ है, उसके आपको कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ये बता रहा है। तो आपको सबसे पहले शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। ठीक है, तो अब इस पे सॉल्व कर दीजिए, यानी आपको 1/3 22/7, और आपको r² नहीं दिया, आपको r निकालना, ऊंचाई आपको दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है वॉल्यूम। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी आपको ये 2, ये आपको 1 1 2, और यहां से देखिए ये 8 और ये आपको 16 में 7 टाइम्स में 7 टाइम्स में कट जाएगा, यानी r = आपको 7 आ गया, इतना आ गया। अब क्या करें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको r 7 है और आपको हाइट 24 है, 24 है। ये जो शंकु होता है, 1 मिनट,
ये जो शंकु होता है और शंकु का जो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये आपको पाई आर एल होता है। ठीक है, ये आपको तिर्यक ऊंचाई यानी एल होता है, ये ऊंचाई होता है, ये आपको आर होता है और ये 90 डिग्री पे है। जब ये 90 डिग्री, ये आपको 24 है, ये 7 है, तो आपको ट्रिपलेट में ये 25 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपको 25 निकलेगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं 22/7 और आपको 7 × 25, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको 550 आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन रहा 2 नंबर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है, तो इसमें कुछ नहीं है। और आपको यदि आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको काफी इजी क्वेश्चन है। आपको आयत का परिमाप क्या होता है, l प्लस बी 2 × l प्लस बी। l कितना है 18 और b कितना है 26, ये दोनों दिया हुआ है भुजाएं दोनों, तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 14 3 44 हो गया, 44 हो गया। और आपको 2 पाई r, इसका ये आपको सर्कल का परिधि होता है, इसको कट कीजिएगा, यानी 22 44 22/7 × r, ये 2, r का वैल्यू आपको आ गया 14। अब क्या मांग रहा है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। जब 14 होता है आपको r, तो ये आपको इसका जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिरर है, यहाँ पे आपको 6 हो जाएगा, 616 हो जाएगा, यानी आपको एरिया 616 ही आएगा। आप देख लो 22/7 और आपको 14 × 14, क्योंकि वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 28 22 × 28, ये कितना आ जाएगा आपको 616। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त के त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने पर उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो उस वृत्त का मूल त्रिज्या क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करो। देखिए, आपको अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या मैंने बताया आपको पाई आर स्क्वायर, अगर पाई आर प्लस 1 ये आपको वृद्धि किया तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, पहले पाई आर स्क्वायर था लेकिन अब क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, एक मिनट एक काम और कर सकते हैं, इसको इस साइड ले आइए। ठीक है, पाई आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपको 22 आ जाएगा। ठीक है, पाई इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई कॉमन आ गया, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r और यहाँ पे आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए 22, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और 22 को हम लोग यहाँ पे /7 × 7 लिख ले, यानी 22/7 को हम लोग 7 पाई लिख सकते हैं। इसको हटा दीजिए, अब 22/7 को क्या किया हम लोग 7 पाई लिख लिए। तो अब एक बात बताइए, ये पाई और ये पाई कट गया। अब आपका बचा क्या, यहाँ पे 1 + 2r इक्वल टू 7, यानी r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2, यानी 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप वीडियो को बैक करके अगर दिक्कत है तो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लंब प्रिज्म की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हो तो उसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको लंब प्रिज्म का, ये आपको क्या होता है, ये होता है आपको पार्श्व क्षेत्रफल प्लस आपको 2 × आधार का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये आपको निकल गया आधार का क्षेत्रफल होता है, ये आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब ये बताओ पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है। ये पार्श्व क्षेत्रफल बराबर आपको होता है आधार का परिमाप। आधार मतलब जैसा भी आपको, अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार, अगर त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार, मतलब इसका परिमाप निकाल देंगे, इसका परिमाप निकाल देंगे। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये टोटल आपको एरिया दिया हुआ है 608,
इक्वल टू आपको आधार का ये जो है ऊंचाई दिया हुआ है और आपको वर्गाकार आधार है, यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं, वर्गाकार आधार है तो इसका परिमाप क्या होता है 4a इंटू 15 और आपको यहाँ पे देखिए ये आपको 2 इंटू यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे निकल जाएगा, आपको दिया हुआ नहीं है तो इसको सॉल्व कीजिएगा 608। ये देखिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो ये आपको क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड होगा 3 0 आपको 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा आपको 30a प्लस आपको a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अब ये तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा या आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। कैसे सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हमको तो कुछ भी a का जो वैल्यू आएगा 0 से लेकर के 9 के बीच में ही आएगा। यहाँ पे a जो रखेंगे मैक्सिमम चांस है आपको 0 से लेकर के आपको 9 के बीच में आएगा। तो आप एक बात बताइए किसके वर्ग पे आपको 4 आता है यूनिट डिजिट पे, आपको 2 का या 8 का। यहाँ पे अगर a का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 4 और आपको यहाँ पे कितना 6, ये 10 ही होता है। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं a का वैल्यू तो 64 और यहाँ पे कितना 24, सॉरी यहाँ पे 30 होगा ना तो 240 और 64 240 को जोड़िएगा तो 304 आ जाता है। यानी a का वैल्यू जो है आपको 8 निकल गया। ये अब मैंने ऐसा थिंक किया, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर इसको आप सॉल्व करो तो फिर आपका निकल जाएगा। यानी a स्क्वायर प्लस 30a माइनस आपको 304 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपको 8 निकलेगा, 8 निकलेगा। उसके बाद इसका आयतन भी आपको पता होना चाहिए, यानी इसका वॉल्यूम क्या होता है आपको आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा 64 और गुना आपको ऊंचाई कितना था 15, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 चौके 60, 6 15 छके 90 और ये 96, ये आपका हो गया यानी आपको 960। अब देखिए यहाँ पे एक दिमाग और आप लगा सकते हो, इतना तो आपको ये तो बेसिक हो गया, ये आपको पता है। ये अगर आप मान के चलिए कम समय और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, कम समय तब अगर समय आपको तो आप एकदम सॉल्व कर लो क्योंकि उसमें गलती होने की चांस नहीं होगी। अगर कम समय है और आपको ऑप्शन देखिए, जब भी आपको जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऊंचाई का आपको मल्टीपल होगा ही। यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने, आधार का क्षेत्रफल अब गुना ऊंचाई बताया था तो ऊंचाई होगा ही। देखिए आपको 15 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, 15 से आपको एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ये आप यहां से टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व करके आगे निकल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज की विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसके भुजा का वर्ग कितना होगा। सबसे पहले आपको समचतुर्भुज का जो बेसिक बात है वो पता रहना चाहिए, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। समचतुर्भुज जो होता है आपको इसका जो ये आधार ये आपको विकर्ण होता है, विकर्ण 2 बराबर भागों में कट होता है, उसके बाद ये जो एक दूसरे पे मिलता है ये 90 डिग्री पे मिलता है, ये दोनों पार्ट आपको इक्वल होता है, ये दोनों पार्ट आपको इक्वल होता है। तो विकर्ण आपको कितना दिया हुआ 8 और 6 बराबर वाला यानी 4 ये 3 और ये 3। तो आप बताइए ये आपको जब ये आपको क्या है, आपको समकोण त्रिभुज है, ये कितना निकल जाएगा 5, यहाँ से भी ये 5, यहाँ से भी ये 5, यहाँ पे से भी भुजा आपको इसका इक्वल होता है। समचतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है इक्वल होता है। तो अब बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा 25, आपका आंसर आ गया। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहे तो फिर आपके लिए इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक ठोस अर्धगोलक का आयतन आपको इतना दिया हुआ है, उसके बाद आपको उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे मांग रहा है। इसमें कुछ नहीं है, आपको आयतन क्या होता है 2 अर्धगोला का 2 बाय आपको 3 पाई आर क्यूब होता है। बस इसका वैल्यू आपको दिया हुआ निकाल लीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू यहाँ पे आप रख लो, यहाँ पे 1904 इतना। ये देखिए आप 11 से कट कीजिए, 11 दूनी 22 और ये आपको 11 के 11 आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 8 11 से 77 और यहाँ पे कितना 6 11 छके 66 और आपको यहाँ पे 11 चौके 44। इसको आपको 4 से कट कीजिए, इसको 4 चौके 16
16 1 और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना निकल गया आपको 21 गुना 21, यहाँ पे क्यूब होगा 21 गुना 21 गुना 21, 441 21 का क्यूब होता है, यानी आर का वैल्यू जो आपको निकल गया 21 निकल गया। अब आप बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए आप यहां से ऐसे भी बना सकते हो, ये जो आपको आंसर आएगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको 21 है, 7 से 21 कट जाएगा, यानी आपको 3 यहाँ पे आएगा। तो या आपको 7 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 आपको 2 बार आर आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 3 से चेक कर लीजिए कौन सा आपको ऑप्शन चेक हो रहा है। 9 4 1 5 5 10 1 18 ये हो रहा है। 8 5 13 13 8 21 2 23 नहीं होता है। 7 1 8 3 11 11 8 आपको 19 नहीं होता है। 3 2 5 8 5 13 आपका ऑप्शन यही होगा। आप 11 से भी चेक करो, इसको ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे -3 आपको -3 +3 ये आपको 0 आ रहा है। 11 से भी ये डिविजिबल है। उसके बाद आप 7 से भी चेक करोगे, आपका ये डिविजिबल है। या फिर आप लगा दो 3 पाई आर स्क्वायर, इस पे आप बैठा दीजिएगा, यानी 3 22/7 गुना आपको 21 गुना 21, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको इतना आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला भी क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग इतना बराबर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे रूट एन है, रूट एन निकाल लीजिए तो आपको ये इजी पड़ जाएगा। यानी रूट अंदर इतना हम 7 + 4√3 लिख दिए। अब एक बात बताओ, 4√3 को हम लोग 2 × 2√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a + b, a² + b² + 2ab होता है। यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे a और b, इसको हम a मान लेते हैं 2 को, और इसको b मान लेते हैं। यानी a बराबर आपको कितना आ गया 2, b बराबर आपको √3। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए 4, इसका स्क्वायर कीजिए आपको कितना 3, और 4 3 7। यानी आपको इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इतना ही आएगा। यानी रूट एन बराबर आपको इतना रूट अंदर निकल गया। तो यानी रूट एन बराबर आपको कितना निकल गया 2 + √3। और आप ये 1/√n निकालना चाहिएगा। तो ये देखिए, ये इसका हर परमेकरण करेंगे, यानी आपको 2 + √3 का। तो ये देखिए आपको कितना 2 दूनी 4, आपको ये माइनस कीजिएगा, नीचे में आपको a² - b² का फॉर्म बनता है हर परमेकरण में। 4 - 3 जाएगा 1, यानी आपको ऊपर में 2 - √3 ये आएगा। आप हर परमेकरण यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व यानी प्लस कर दीजिए, तो ये और ये कट जाएगा, यानी आपको 4 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। इसको भी एक बार देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके याद रखिएगा x + 1/x = आपको √3 हो, तो x³ 1/ आपको x³ जो है ये आपको 0 होता है, क्योंकि आपको x + 1/x = a हो, तो x³ + 1/x³ = आपको a³ - 3a होता है। इसके कारण आपको यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। आप यहाँ पे रख करके देख लीजिएगा, आपको ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको ये 200 है, 206 है, यानी x पावर 200 है, ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं है। 206, यहाँ पे x पावर 200 है, यहाँ पे x पावर 90 है, और यहाँ पे x पावर आपको 84 है, यहाँ पे x पावर आपको 18 है, यहाँ पे x पावर 12 है, और यहाँ पे x पावर 6 + 1। इसको दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे अगर हम x पावर 203 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x पावर 3 अपॉन x पावर क्यूब बच जाएगा। यहाँ दोनों से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x पावर 87 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x³ 1/x³ बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग x पावर आपको 16 कॉमन ले 16 नहीं 15 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x³ आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, x³ आ जाएगा। यहाँ पे x³ कॉमन लीजिए, x³ + 1/x³ आ जाएगा। सब में देखिए ये आया, और इसका वैल्यू क्या है 0, तो यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन को यहीं पे रोकते हैं। आज थोड़ा सा आपको नेट लाइन का प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी आप लोगों को बता दिया, क्योंकि आपको ये लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट खींचने की कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार बैक करके आप लोग देखिएगा, तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और आपका एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।